नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के विषय में। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे हर एक ऑप्शन ट्रेडर को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि वोलेटिलिटी क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि वोलेटिलिटी क्या होती है। बाजार में जो उतार चढ़ाव आता है, जो तेजी मंदी आती है, इसी उतार चढ़ाव को वोलेटिलिटी कहते हैं। बाजार में अगर किसी स्टॉक की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में बड़ी तेजी मंदी हो सकती है, और अगर किसी स्टॉक की वोलेटिलिटी कम है तो इसका मतलब यह है कि उस स्टॉक में छोटी तेजी मंदी हो सकती है। तो ये तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन समझी वोलेटिलिटी की। इसको थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर है एबीसी नाम का, जिसका प्राइस है 400 रुपए का और इसकी वोलेटिलिटी है 25% की। आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि किसी भी अंडरलाइंग एसेट की वोलेटिलिटी हमेशा प्रतिशत में होती है, चाहे वह स्टॉक की हो, ऑप्शन की हो या कमोडिटी की हो। वोलेटिलिटी हमेशा प्रतिशत में ही होती है। अब जैसा कि एबीसी स्टॉक का प्राइस 400 रुपए का है और इसकी वोलेटिलिटी 25% की है, तो इसका मतलब यह है कि एबीसी स्टॉक अगले एक साल में 25% तक ऊपर जा सकता है या फिर 25% तक नीचे जा सकता है। मतलब कि एबीसी शेयर एक साल में नीचे की तरफ 300 रुपए तक जा सकता है या ऊपर की तरफ 500 रुपए तक जा सकता है। मतलब कि एक साल में एबीसी शेयर 300 से 500 के बीच में ट्रेड कर सकता है। वोलेटिलिटी की मदद से हम किसी भी अंडरलाइंग एसेट की रेंज का आसानी से पता लगा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि वोलेटिलिटी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, वोलेटिलिटी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली एचवी मतलब कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, दूसरी आईवी मतलब कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और तीसरी विक्स मतलब कि वोलेटिलिटी इंडेक्स। दोस्तों, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी स्टॉक की होती है, जैसे कि एचडीएफसी, रिलायंस और एमआरएफ। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शंस की होती है, जैसे कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। और विक्स यह वोलेटिलिटी किसी इंडेक्स की होती है, जैसे कि निफ्टी। तो चलिए अब हम इन तीनों को एक एक करके पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचवी की, मतलब कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी की। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी स्टॉक की होती है, तो अब हम सीधा एनएसई के वेब पेज पर जाते हैं और यहाँ पर एनएसई का ऑप्शन चेन डाटा वाला वेब पेज खोल लेते हैं। अब हम सिलेक्ट सिंबल के ऑप्शन पर जाकर एचडीएफसी का शेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे सामने एचडीएफसी की ऑप्शन चेन खुल गई है। अब आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम प्राइस पर क्लिक कर सकते हैं। एट द मनी पर, इन द मनी पर, आउट ऑफ द मनी पर, या कॉल ऑप्शन की साइड में या फिर पुट ऑप्शन की साइड में आपको किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम प्राइस पर क्लिक करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर एट द मनी के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम प्राइस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अदर्स इंफॉर्मेशन में एक ऑप्शन दिखाई देगा एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी का। इसे ही हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कहते हैं। यहाँ पर हमें एचडीएफसी की हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी 29.29% की दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हर एक स्टॉक की एक ही हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होती है। मतलब कि आप एचडीएफसी के किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करो, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन या फिर एट द मनी पर, इन द मनी पर या आउट ऑफ द मनी पर, कहने का इतना सा मतलब है कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हर एक स्टॉक की एक ही होती है। जैसे कि एचडीएफसी की एक, रिलायंस की एक और एमआरएफ की एक। अब जो ये हमने एनएसई के ऑप्शन चेन में जाकर एचडीएफसी की 29.29% की हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी देखी है, इससे हमें क्या पता चलता है? दोस्तों, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हमें पास्ट का डाटा दिखाती है। यह हमें बताती है कि पिछले एक साल में कोई स्टॉक कितना ऊपर नीचे गया है, उसकी एक रेंज हमें बताती है। जैसे कि यहाँ पर हमने एचडीएफसी की हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को देखा है, तो यह हमें यह बता रही है कि पिछले एक साल में एचडीएफसी का शेयर प्राइस 29.29% तक ऊपर नीचे गया है।
तो दोस्तों, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हमें यह बताती है कि पास्ट में स्टॉक का प्राइस कितने प्रतिशत ऊपर नीचे गया है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं आईवी की, मतलब कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आईवी ऑप्शंस की होती हैं और हर ऑप्शन की अलग अलग आईवी होती हैं। तो अब हम सीधे एनएसई के वेब पेज पर निफ्टी की ऑप्शन चेन डाटा का वेब पेज खोल लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक ऑप्शन की अलग अलग आईवी है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि यह जो हमने ऑप्शन चेन में जाकर निफ्टी की अलग अलग ऑप्शंस की आईवी देखी है, इससे हमें क्या पता चलता है। दोस्तों, आईवी हमें फ्यूचर का डाटा दिखाता है। यह हमें बताता है कि आने वाले एक साल में कोई अंडरलाइंग एसेट कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, उसकी एक रेंज हमें बताता है। दोस्तों, हमें आईवी हमेशा एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर देखना चाहिए। एट द मनी पर आईवी का डाटा ज्यादा सटीक माना जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर निफ्टी की आईवी को देखा है, एट द मनी पर कॉल साइड में निफ्टी की आईवी 8.39% की है और पुट साइड में निफ्टी की आईवी 9.24% है। अब हम इन दोनों आईवी को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं और आईवी के एक कैलकुलेशन फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करते हैं, तो हमें निफ्टी के अगले एक साल की रेंज का आसानी से पता चल जाएगा। तो जब हम दोनों आईवी को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने आईवी की वैल्यू निकल कर आती है 8.81% की। अब हमें इस आईवी की वैल्यू को एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, तो वो फॉर्मूला है IV इंटू स्क्वायर रूट डेज ऑफ एक्सपायरेशन डिवाइडेड बाय 365। तो अब हमें यहाँ पर आईवी की जगह पर लिखना है जो वैल्यू हमने आईवी की निकाली है, मतलब कि 8.81, और डेज ऑफ एक्सपायरेशन में हमें लिखना है कि हमें कितने दिन की आईवी निकालना है। तो हमें जैसा कि एक साल की आईवी निकालना है, तो एक साल में होते हैं 365 दिन, तो हमें यहाँ पर 365 लिखना है। तो इस फॉर्मूले से आईवी की वैल्यू निकल कर आएगी 8.81 की। यह एक साल की आईवी की वैल्यू है, मतलब कि जो निफ्टी का करंट प्राइस है उससे निफ्टी अगले एक साल में 8.81% ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। जैसे कि निफ्टी का करंट प्राइस अभी 18,214 का है, तो यह 18,214 से 8.81% ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। मतलब कि निफ्टी ऊपर की तरफ 19,818 और नीचे की तरफ 16,609 तक जा सकती है। और यह वैल्यू आपने अभी मार्केट की आईवी और करंट मार्केट प्राइस देखकर निकाली है। चलिए, ये तो हो गया कि हमने एक साल की निफ्टी या किसी अंडरलाइंग एसेट की रेंज का पता करना सीख लिया। लेकिन अगर हमें एक महीने की रेंज का पता करना हो या एक वीक की रेंज का पता करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपको इसी फॉर्मूले में डेज ऑफ एक्सपायरेशन में जितने टाइम की आईवी निकालना है उतने दिनों की संख्या लिखना है। जैसे कि आपको एक महीने की आईवी की वैल्यू निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट 30 डिवाइडेड बाय 365 लिखना है, और अगर आपको एक वीक की आईवी की वैल्यू निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 365 लिखना है। तो जब आप इस फॉर्मूले से आईवी की वैल्यू निकालेंगे तो आपके सामने इसकी मंथली वैल्यू निकल कर आएगी 2.52% की और वीकली वैल्यू निकल कर आएगी 1.22% की। मतलब कि निफ्टी एक महीने में 2.52% ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, और निफ्टी एक वीक में 1.22% ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। यह सारा कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आईवी की मदद से वीकली, मंथली या ईयरली रेंज का आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आईवी का एक और यूज भी होता है जिसे कहते हैं आईवी ट्रेंड। अगर ऑप्शन चेन में आईवी लगातार बढ़ रहा है, मतलब कि आईवी अप ट्रेंड में है, तो इसका मतलब है कि हमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। और अगर ऑप्शन चेन में आईवी लगातार घट रहा है, मतलब कि आईवी डाउन ट्रेंड में है, तो इसका मतलब है कि हमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल करना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम ऑप्शंस को बाय करते हैं तो आईवी बढ़ना चाहिए, और अगर हम ऑप्शंस को सेल करते हैं तो आईवी घटना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तक आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के विषय में काफी जानकारी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं विक्स की, मतलब कि वोलेटिलिटी इंडेक्स की। दोस्तों, इसे आप इंडिया विक्स के नाम से भी जानते होंगे।
दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विक्स यह किसी इंडेक्स की वोलेटिलिटी को दर्शाता है, जैसे कि निफ्टी। तो अब हम सीधे एनएसई के वेब पेज पर जाते हैं और इसके बाद हम मार्केट डाटा के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से इंडिसेस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इंडिया विक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके आगे विक्स की करंट वैल्यू 11.85% की है। तो अब जो हमने यह विक्स की वैल्यू एनएसई के वेब पेज पर देखी है, इससे हमें क्या पता चलता है? दोस्तों इंडिया विक्स की जो यह वैल्यू एनएसई के वेब पेज पर जाकर देखी 11.85% की, यह वैल्यू हमें यह बताती है कि निफ्टी अगले एक साल में 11.85% तक ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। विक्स की यह वैल्यू एक साल के हिसाब से होती है। यह हमें सीधे सीधे यह बताती है कि अगले एक साल में निफ्टी कितनी ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। अब आप में से कुछ लोग यह कहेंगे कि हमें एक साल की रेंज से क्या लेना देना, मैं तो इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ या वीकली हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ या मंथ वाइज ट्रेडिंग करता हूँ, तो हमें मंथली, वीकली या डेली रेंज का कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मंथली, वीकली और डेली रेंज का पता करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका यूज करके आप मंथली, वीकली या डेली रेंज का आसानी से खुद ही पता लगा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है करंट विक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर रूट वैल्यू। तो अब इस फॉर्मूले का यूज हमें कैसे करना है, इसे हम जान लेते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अब हमें करना क्या है? इन तीनों का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 12 के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकल कर आएगी 3.46। 52 का स्क्वायर रूट होगा 7.21 और 365 का स्क्वायर रूट होगा 19.10। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप कैलकुलेटर का यूज करके आसानी से कर सकते हो, या आप चाहे तो इन तीनों की वैल्यू को अपनी डायरी में नोट कर सकते हो। अब हमें विक्स की मंथली, वीकली और डेली रेंज निकालने के लिए करना क्या है ना, कि विक्स की जो करंट वैल्यू है उससे इन टाइम स्क्वायर रूट की वैल्यू से डिवाइड करना है। जैसे कि हमें मंथली रेंज का पता करना है, तो हमें करंट विक्स की वैल्यू को मंथली स्क्वायर रूट की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो हमारे विक्स की करंट वैल्यू क्या है? 11.85% और मंथली स्क्वायर रूट की वैल्यू 3.46। तो 11.85 डिवाइडेड बाय 3.46, तो मंथली रेंज हमारे सामने निकल कर आएगी 3.42 की। मतलब कि निफ्टी अगले 30 दिन में 3.42% ऊपर जा सकती हैं या नीचे जा सकती हैं। यानी कि निफ्टी की करंट प्राइस अभी है 18,161 की। तो यहाँ से निफ्टी अगले एक महीने में ऊपर की तरफ 18,782 तक जा सकती हैं और नीचे की तरफ 17,539 तक जा सकती हैं। यह निफ्टी की अगले 30 दिन की रेंज है। बिल्कुल ठीक इसी तरह आप भी निफ्टी की रेंज का आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर हमें वीकली रेंज का पता करना है, तो हमें 11.85 जो कि है करंट विक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 7.21 जो है वीकली स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो हमारे सामने वीकली रेंज निकल कर आएगी 1.64% की। मतलब कि निफ्टी अगले 7 दिन में 1.64% ऊपर जा सकती हैं या नीचे जा सकती हैं। इसी प्रकार आप डेली रेंज का भी पता लगा सकते हैं। 11.85 डिवाइडेड बाय 19.10, तो हमारे सामने डेली रेंज निकल कर आएगी 0.62% की। मतलब कि निफ्टी आज के दिन में 0.62% ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंडिया विक्स की मदद से निफ्टी की मंथली, वीकली और डेली रेंज का आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली इंडिया विक्स का यूज कुछ इस प्रकार से किया जाता है। अगर विक्स की वैल्यू बढ़ती है तो माना जाता है कि निफ्टी डाउन जाएगा, और अगर विक्स की वैल्यू घटती है तो माना जाता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा। मतलब कि विक्स अगर बढ़ रहा है तो पुट बायर्स का फायदा होता है, और अगर विक्स घट रहा है तो कॉल बायर्स का फायदा होता है। दोस्तों विक्स की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, इसको जानने के लिए आपको डेली मार्केट क्लोजिंग होने के बाद एनएसई के वेबसाइट पर जाकर इंडिया विक्स की वैल्यू को डेट वाइज एक्सेल शीट में नोट कीजिए, जिससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि विक्स अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। दोस्तों वीडियो को एंड करें उससे पहले आप सभी से एक सवाल है। अगर इंडिया विक्स की करंट वैल्यू 25% की है तो मंथली, वीकली और डेली
निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और विक्स के विषय में डिटेल में सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। गुड बाय। धन्यवाद।